नमस्ते प्रणाम। भारत की राजनीति में बहुत से नेता आए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिनसे सत्ता हमेशा डरती रही है। कारण सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने संविधान लिखा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस समाज को आवाज दिया जिसे सदियों तक चुप रखा गया था। अंबेडकर ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि लोगों को सिखाया कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। उनकी सोच यह थी कि अगर जनता को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया तो कोई भी सरकार उसे दबा नहीं सकती है। अंबेडकर कहते थे, मनुष्य का उद्धार उसके कर्म से होता है, जन्म से नहीं। यह वाक्य उस व्यवस्था पर सीधा वार था जो जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटती थी। तो आज का यह वीडियो अंबेडकर के विचारों पे पूरा फोकस करेगा। अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ एक उपनिवेश था जहां कुछ लोग शासक थे और बाकी उनके अधीन। लेकिन अंबेडकर ने इस सोच को तोड़ दिया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों से उनकी ही भाषा में बात किया और उनसे ज्यादा गहराई से कानून को समझा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटे इस युवक ने ब्रिटिश शासन से कहा, अगर समाज गुलाम रहेगा तो आजादी बेकार है। ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है। 1932 में ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि अंबेडकर इज डेंजरस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि वह सिर्फ शासन को नहीं, समाज के उस ढांचे को चुनौती दे रहे थे जिस पर अंग्रेजी हुकूमत टिकी हुई थी, यानी असमानता और अंधभक्ति। एक शिक्षित दलित उनके डिफाइंड एंड रूल के खेल को तोड़ सकता था, और यही ब्रिटिश राज का डर था। जब भारत आजादी की राह पर बढ़ रहा था, तब अंबेडकर का सवाल सबसे अलग था। कौन आजाद होगा, सिर्फ देश या आम आदमी भी? कांग्रेस के नेताओं का ध्यान राजनीति स्वतंत्रता पे था, लेकिन अंबेडकर सामाजिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिप्रेसेड क्लासेस यानी दलितों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग किया। यह मांग अंग्रेजों और गांधी दोनों को असहज कर गई। अंग्रेजों को डर था कि भारत की एकता टूट जाएगी और गांधी को डर था कि कांग्रेस की राजनीति कमजोर हो जाएगी। आखिर में पूना पैक्ट के जरिए समझौता हुआ, लेकिन अंबेडकर ने तब महसूस किया कि सत्ता चाहे वो अंग्रेजों की हो या भारतीयों की, हमेशा बराबरी से डरती है। यही असली संघर्ष की शुरुआत थी। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। यह वो पल था जब उन्होंने सत्ता को कागज पर सीमित करने का काम किया। उन्होंने संविधान में ऐसे शब्द जोड़े जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा डर था: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अंबेडकर ने कहा, किसी भी देश का लोकतंत्र तब जिंदा नहीं रह सकता जब तक समाज में समानता नहीं होगी। संविधान लागू हुआ तो पहली बार कानून ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सत्ता इस बराबरी को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यह संविधान जनता को वो अधिकार दे रहा था जो पहले सिर्फ ऊंची जातियों और सत्ता के हाथों में थी। सरकारें डरने लगी, अब जनता सवाल पूछ सकती थी, और यही किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। यह कानून महिलाओं को बराबरी देने वाला था, शादी, तलाक और संपत्ति में उनके अधिकार तय करता था, लेकिन संसद में इसका भयानक विरोध हुआ। विरोधियों ने कहा, यह भारत की संस्कृति पे हमला है। अंबेडकर ने कहा, अगर संस्कृति अन्याय सिखाती है तो उसे बदलना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन सरकार पीछे हट गई। नेहरू समर्थन तो चाहते थे, लेकिन राजनीतिक नुकसान के डर से चुप रह गए। अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया और कहा, भारत राजनीतिक रूप से आजाद है पर सामाजिक रूप से अभी भी गुलाम है। यह बयान सरकार के गले में जैसे कांटा सा बन गया, क्योंकि यह सच था और सच हमेशा सत्ता को चुभता है। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब सरकारें उनके नाम को तो सम्मान देने लगी पर उनके विचारों से दूरी बनाने लगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों से सत्ता की नींव हिला सकता था, उसे भला सरकारें कैसे खुला छोड़ देती। अंबेडकर ने जब समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने की बात किया, तो सत्ताधारी वर्ग समझ गया कि यह शिक्षा नहीं, क्रांति का बीज बो रहा है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो हथियार है जिससे कोई भी समाज अपने अधिकार छीन सकता है। यही वो शब्द थे जिनसे सत्ता की नींद उड़ गई, क्योंकि जिस दिन निचला तबका शिक्षित हो गया, उस दिन झूठ, अंधविश्वास और शोषण की दीवारें
खुद ब खुद गिर जाएंगी। इस्तीफे के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी से नहीं बल्कि सोच से है। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था इतनी गहरी है कि इसमें सुधार संभव नहीं है। इसीलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये विचारों की आजादी की घोषणा थी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो मुझे नीचा दिखाता है। लाखों लोगों ने उस दिन उनके साथ धर्म परिवर्तन किया। सरकारें हमेशा इस बात से डरती है कि कहीं जनता सोचने न लगे, और अंबेडकर का सबसे बड़ा अपराध यही था। उन्होंने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा था, अगर आप अन्याय सहते हैं तो आप उसके उतने ही दोषी हैं जितना करने वाला है। सत्ता चाहती थी कि जनता हमेशा भक्त बनी रहे, सवाल न पूछे, लेकिन अंबेडकर ने लोगों को सिखाया कि भक्ति से नहीं, बुद्धि से चलो। यही उनके विचारों की ताकत थी, और यही ताकत हर उस सरकार के लिए खतरा थी जो अंधभक्ति पर टिकी हुई थी। आजादी के बाद की सरकारें अंबेडकर का नाम तो लेती रही, लेकिन उनके विचारों को दबाती रही। उनके नाम पर मूर्तियां बनवाई गई, पर उनकी नीतियों को कभी लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आता। पर क्या हुआ? दलित आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। गरीब आज भी समानता के लिए तरस रहा है। सरकारें जानती हैं, अगर अंबेडकर के विचारों को सच में लागू कर दिया गया तो सत्ता कुछ हाथों से निकलकर जनता के बीच बट जाएगी, और यही वो डर है जो हर सत्ता के अंदर बैठा है। अंबेडकर की सोच पूंजीवाद के भी खिलाफ थी। वो कहते थे, भारत में गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि अमीर की तिजोरी उसके पसीने से भरती है। उन्होंने अर्थशास्त्र की किताबों में लिखा है कि अगर देश को सच में आगे बढ़ना है तो संसाधनों का बराबर बंटवारा जरूरी है। लेकिन पूंजीवादी सरकारें ऐसा कैसे होने देती? उनके लिए तो वही व्यवस्था सही थी जिसमें अमीर और अमीर बनता जाए और गरीब को सिर्फ वादे मिलते रहे। इसीलिए उन्होंने अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया। अंबेडकर का एक और बड़ा योगदान था, उन्होंने जाति मिटाओ आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा, जब तक जाति रहेगी तब तक भारत गुलाम रहेगा। लेकिन सत्ता के लिए जाति तो सबसे बड़ा राजनीतिक औजार थी। हर चुनाव, हर वादा, हर योजना जाति के हिसाब से बनाई जाने लगी। इसलिए अंबेडकर की जाति मुक्त सोच को हमेशा कमजोर दिखाया गया, क्योंकि अगर समाज से जाति खत्म हो गई तो नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। सरकारें जानती थी कि जाति मिटाने का मतलब है वोट बैंक का अंत, और इसीलिए उन्होंने हमेशा अंबेडकर की उस सोच से दूरी बनाए रखी। अब सोचिए दोस्तों, जिसने पूरे देश को संविधान दिया उसे जीवन भर अपमान झेलना पड़ा। संसद में उनके खिलाफ साजिशें रची गई, मीडिया में उन्हें विवादित कहा गया, और मरने के बाद भी उनके विचारों को सेंसर किया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो परिवर्तन की आवाज थे। और जो व्यक्ति परिवर्तन की बात करता है उससे सत्ता हमेशा डरती है। अंबेडकर ने कहा था, अगर किसी समाज को मजबूत बनाना है तो पहले उसे न्याय प्रिय बनाओ। लेकिन सत्ताधारी वर्ग चाहता था कि समाज कभी न्याय प्रिय न बने, क्योंकि अन्याय अंधभक्ति में ही सत्ता की ताकत छिपी थी। आज भी देखिए, जब कोई व्यक्ति समानता की बात करता है, जब कोई आरक्षण या दलित अधिकार की चर्चा करता है, तो उसकी तुलना अंबेडकर से की जाती है। यानी उनका डर आज भी जिंदा है। सरकारें हर साल जयंतियां मनाती हैं, लेकिन उसी दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें भी आती है। ये कैसा विरोधाभास है? क्योंकि सच ये है कि अंबेडकर को सम्मान देना आसान है, पर उनके विचारों को अपनाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो समाज अपने नायकों को भूल जाता है वह खुद मिट जाता है। और ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। सरकारें बदलती रही लेकिन डर वही रहा, अंबेडकर के विचारों का डर, क्योंकि वो किसी पार्टी की विचारधारा नहीं थे, वो इंसानियत की विचारधारा थे। वो किसी वर्ग की आवाज नहीं थे, वो पूरे मानव समाज की पुकार थे। और जब तक अन्याय रहेगा तब तक उनका नाम, उनके विचार और उनकी लड़ाई जिंदा रहेगी। तो दोस्तों याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सरकारें इसीलिए डरती थी क्योंकि वो सच कहते थे। उन्होंने कहा था, मैं सत्ता नहीं चाहता, मैं समाज बदलना चाहता हूं। और यही सोच किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अगर हम सच में अंबेडकर को याद करना चाहते हैं तो उनकी मूर्तियां पर फूल चढ़ाने से ज्यादा उनके विचारों पर चलना होगा, क्योंकि जिस दिन हर नागरिक समानता, शिक्षा और न्याय की राह पर चलेगा, उसी दिन सत्ता का डर खत्म होगा
और अंबेडकर का सपना साकार होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।